नमस्ते विद्यार्थियों। डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी हम 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करते हुए आपके 8वें चैप्टर तक पहुंच गए हैं और आपके सामने आपका इतिहास पाठ्य पुस्तक का 8वां अध्याय है, जिसका नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज की भारतीय नारियां, आज की भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को पायनियर सिद्ध कर रही है। उन्होंने एक तरह से लिंग भेद को मिटा दिया है, जिसको हम लोग ब्रोकन जेंडर बैरियर बोलते हैं, और काफ़ी कठिन मेहनत कर रही है, हार्डवर्क कर रही है और हर क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रही है। चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, आर्मी हो, एविएशन हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आज हैं। लेकिन क्या हर युग में, हर परिस्थितियों में नारी की स्थिति ऐसी ही थी या कभी उनकी स्थिति खराब भी थी? तो इन सारी बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल तो हम जैसा कि देखते हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे बच्चियां स्कूल जा रही हैं और स्कूल जाने में खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं। चाहे गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, जहां भी हो, बच्चियां हमारी अच्छा कर रही हैं, बच्चियां हमारी फ़ौज में जा रही हैं, बच्चियां स्पोर्ट्स में शामिल हो रही हैं, बच्चियां किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हॉकी हो, कुछ भी हो। खासकर झारखंड की बालाएं जो है, झारखंड की बच्चियां तो और भी बेहतर कर रही है। चाहे वो ओलंपिक का गेम हो, एशियन गेम हो, कुछ भी हो, हमारी बच्चियां जो हैं आज डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, यहाँ तक कि वो ट्रेन भी चला रही है। और ये हम लोग देख रहे हैं कि जो क्षेत्र स्त्रियों से अछूता था, वो उस क्षेत्र में भी वो जा रही हैं। आज हमारी बच्चियां पायलट बन रही हैं, आर्मी ज्वाइन कर रही है, और आप देख सकते हैं कि कैसे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। वो जल सेना में जाती है, फैक्ट्रियों में काम करती हैं, और रोशनी शर्मा को आप देख रहे हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले बाइक का सफ़र पूरा करती है। हमारी बच्चियां पुलिस ज्वाइन करती हैं, पुलिस में वे सारे काम कर सकती हैं जो कि पुरुष करते हैं। आप स्मृति मंधाना को देख सकते हैं, किस तरह से वो एक क्रिकेटर बन कर के सबके दिलों पे राज कर रही है। आप चाहे वो फुटबॉल का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स कार चलाने का मामला हो, ठीक है, हमारी बच्चियां ट्रक तक चला रही हैं, बस भी चलाती हैं, ठीक है, और मजबूरी में देखिए रिक्शा भी पुल कर सकती है। हमारी बच्चियां देखिए दिल्ली मेट्रो में ये लड़कियां काम करती हैं जो मेट्रो ट्रेन की पायलट हैं। और देखिए गांव में कृषक के रूप में भी कार्य कर रही हैं और खुश भी हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले परिस्थितियां ठीक नहीं थी। एक समय ऐसा था जब हमारे देश में सती प्रथा का बोलबाला हो गया था। और सती प्रथा क्या है? सती प्रथा है पुरुष की मृत्यु के पश्चात पत्नी को भी साथ ही चिता पे जला दिया जाना। पहले हमारे समाज में बच्चियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन यदि हम बहुत प्राचीन काल में जाएं तो फिर स्थिति हमारी अच्छी थी। यदि वैदिक काल में हम चले जाएं तो वहाँ हमारी स्थिति अच्छी थी। मध्य युग में हमारी स्थिति खराब हुई और पुनः आज अच्छी है। देखिए यहाँ आप जिन महिलाओं को देख रहे हैं, ये संविधान निर्माण
का जो निर्माण हुआ था, उस निर्माण कार्य में 15 महिलाएं थीं शामिल। उन 15 महिलाओं में ये भी हैं जो आप पिक्चर पे फोटो में देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधे सीधे अपने चैप्टर पे फोकस करते हैं। हमारा 8वां चैप्टर है महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार में जो है हम लोगों को पढ़ना है, प्राचीन काल की महिलाओं के बारे में भी जानना है और वर्तमान स्थिति को भी समझना है। तो चलिए, 19वीं शताब्दी में सुधारवादी आंदोलनों ने मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र में सुधार पर बल दिया। इसके साथ साथ सामाजिक कुप्रथाओं को भी हटाने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों, सामाजिक कुप्रथा क्या होती है? सामाजिक कुप्रथा होती है जैसे कि दहेज प्रथा, है ना, जैसे कि सती प्रथा, ये सब चीज़ें सामाजिक कुप्रथा के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो इन सुधार आंदोलनों के तहत स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का काफ़ी प्रयास किया गया। तो इस अध्याय में महिलाओं की स्थिति और उसमें बदलाव लाने के लिए किए गए आंदोलनों को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि हम महिलाओं की स्थिति की चर्चा करें तो हमको शुरुआत तो करना होगा प्राचीन काल से ही। तो प्राचीन काल की जब हम स्त्रियों की बात करते हैं तो वैदिक काल में कुछ नाम आते हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला। इसी तरह से और भी हैं जैसे मैत्रेयी। ये लोग कौन हैं? ये विदुषी स्त्रियां हैं, है ना। तो जब आप भारत की विदुषी नारियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा प्राचीन जो काल था वो इतना खराब भी नहीं था, वो समय तो अच्छा था। और स्त्रियों की स्थिति देखिए, आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे पुरुष के साथ शास्त्रार्थ कर रही है भारत की महिला, है ना। तो चलिए आप पेज नंबर 102 पे फोकस कीजिए बच्चों और देखिए, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी। कैसी थी? बेहतर। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मातृसत्तात्मक था। देखिए, इन शब्दों को भी समझिएगा। मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक का मतलब ये हुआ कि उस समय परिवार के जो मुखिया होते थे वो कौन होते थे? घर की स्त्रियां, यानी कि माताएं। ठीक है। ऋग वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती थी और दान दिया करती थी। पर्दा प्रथा, देखिए पर्दा प्रथा, है ना, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये तो मध्य युग में आया है। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग वैदिक काल में देखिए लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और भी नाम है जैसे मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती है तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का ही प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अंतर्वर्णीय विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया। विद्यार्थियों, इन बातों को मैं समझाता हूँ कि अंतर्वर्णीय विवाह क्या है, बहु विवाह, दहेज प्रथा, ये सब क्या है, शॉर्ट में मैं बताता चलूँगा। तो इन नामों को आप याद रखिएगा। और देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए पर्दा प्रथा क्या है, आप देखिए, जब स्त्रियां घर में ही रहें, किसी पुरुष के सामने जाने से वो हिचकें, वस्त्र भी कुछ इस प्रकार से पहने कि वो अपने आप को छिपा कर रखें, तो ये प्रथा जो है पर्दा प्रथा होती है। ठीक है। अंतर्वर्णीय विवाह क्या है? यह इंटरकास्ट मैरिज है, एक जाति का दूसरी जाति में विवाह। और बहु विवाह क्या है? यह अच्छी चीज़ नहीं है। बहु विवाह का मतलब यदि एक पुरुष ने एक से अधिक विवाह किया हुआ है तो वो बहु विवाह हो गया। ठीक है। उसी तरह से दहेज प्रथा, लड़कियों की शादी के समय यदि उसके पिता को अपने दामाद को स्कूटी देना पड़े, स्कूटर देना पड़े, मोटर बाइक देना पड़े, कार देना पड़े या फिर पैसा देना पड़े, तो यही ना है दहेज प्रथा। ये भी समाज के लिए एक तरह का कलंक होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं थी। कब नहीं अच्छी थी? मतलब जब उत्तर वैदिक काल में।
तो उत्तर वैदिक काल में देखिए कई ग्रंथों में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई, माने उत्तर वैदिक काल में। वहाँ पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया। गुप्त काल के साहित्य और कला में नारी का आदर्श रूप झलकता है, पर व्यवहारिक दृष्टि में समाज में उनका स्थान गौण था। पति के मरने पर पत्नी को सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। यह अच्छी चीज़ नहीं थी। बच्चों, आप अपने पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 103 पे देख सकते हैं, यह बल्थाजर सॉल्वीन का बनाया हुआ 1813 का तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला को उसके पति के साथ कैसे सती कराया जा रहा है, बलात्, जबरदस्ती, है ना। और ये कुछ और जानने की चीज़ें हैं बच्चों, जैसे इसे भी जाने। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के आयरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें सेनापति गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। बच्चों, ये पंक्तियां जो है आपके पाठ्य पुस्तक के 103 नंबर पेज पे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको समझाता हूँ। बच्चों, ये बात है गुप्त काल का, और गुप्त काल जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 550 ईस्वी तक के काल को हम लोग गुप्त काल का पीरियड मानते हैं। और उस काल में एक आयरन का अभिलेख मिला है। बच्चों, आप जानना चाहेंगे कि आयरन कहाँ पे है, तो आप मध्य प्रदेश राज्य में उसके विभिन्न डिवीज़न को देख सकते हैं। जैसे झारखंड राज्य में हमारा विभिन्न डिवीज़न है ना, जैसे कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, है ना। उसी तरह से संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, ऐसे ही मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रमंडल हैं, जैसे जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर। तो बच्चों, ये जो ठीक बीचों बीच आप देख रहे हैं सागर, है ना, ये देखिए, ये है सागर, देख रहे हैं बच्चों। तो इसी सागर में सागर शहर से लगभग 90-100 किलोमीटर दूर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है आयरन। तो आयरन में एक ऐसा अभिलेख पाया गया है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा बच्चों। आयरन नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकिन लिखा है। आयरन में ब्राह, विष्णु तथा नरसिंह मंदिर स्थित है। आयरन सागर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। सागर एक स्थान का नाम है बच्चों, है ना, वो प्रमंडल भी है मध्य प्रदेश का। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग के अलावा ट्रेन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सागर दिल्ली रेल मार्ग के एक महत्वपूर्ण जंक्शन बीना से इसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर है। तो वहाँ पे क्या पाया गया बच्चों, बताता हूँ। वहाँ पे एक अभिलेख पाया गया है ना, उस स्थान पे। देखिए, ये आप आयरन जाएंगे तो ये वहाँ पे आप ये वराह की विशालकाय प्रतिमा को भी देख सकेंगे, और ये कुछ भग्नावशेष हैं आयरन के। तो वहाँ पे आप देख सकेंगे कि किस प्रकार से एक अभिलेख है। उस अभिलेख में पहली बार सती का जिक्र है ना। तो आयरन से एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ था, जो लगभग 510 ईस्वी का माना जा रहा है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसका अभिलेख कहते हैं? भानुगुप्त का, है ना। और ये कब? 510 ईस्वी का मामला है। तो इसमें जो है पहली बार सती का जिक्र हम लोग देखते हैं। तो ये सब बातें बच्चों जानना चाहिए हम लोगों को। और यदि हम लोग मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में यदि मुसलमानों के युग की बात करें तो उसमें एक ही महिला सुल्तान का नाम आता है, रजिया सुल्तान का। वो भी काफ़ी तकलीफ से वो शासन चलाती है, इसके बहुत सारे विरोधी भी हो जाते हैं। और बच्चों, आप ये जानने की कोशिश करिए कि उस समय की स्कूल कैसे होते थे, है ना। आगे मैं बताने का भी प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पहले वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि नारियों की जो स्थिति आज एक आदर्श स्थिति में है, वो हर क्षेत्र में खुद को पायोनियर सिद्ध कर रही है, और हर तरह से जो है लिंग भेद को मिटा रही है। तो मध्यकाल में उनको कई तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ा है, और सती जैसी प्रथाएं भले ही आज बंद हो गई हो, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ा था हमारे देश के समाज सुधारकों को। तो ये सब बातें हम लोगों को जानना है। तो छात्रों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है पेज नंबर 102 और 103 को अच्छी तरह से पढ़ जाएं,
और फिर आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। ठीक है बच्चों।